बच्चों, आज हम अगला चैप्टर 23 मानव का श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आपने जैसे पिछले लेसन में पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। जब मनुष्य भोजन ग्रहण करता है तब उसका शरीर में जो पाचन तंत्र है उसके द्वारा उस भोजन को पचाया जाता है। अब आपको पता है बच्चों कि सजीवों के शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक क्रियाएं हैं उनके संचालन हेतु किस चीज़ की आवश्यकता होती है? वो चीज़ होती है एनर्जी या ऊर्जा। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है? मनुष्य भोजन ग्रहण करता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए और पाचन तंत्र उसका पाचन करता है। आपने देखा था लास्ट में उसमें प्रोसेस पढ़ा था आपने, स्वांगीकरण, अवशोषण वगैरह। तो ये जो पचित भोजन है ये कहाँ जाता है? ब्लड में, और ब्लड से सभी कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। तो जब कोशिकाओं में जब ये पचित भोजन पहुंच जाता है तो वहाँ पर उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और उस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ही ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिस ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक कार्यों में किया जाता है। तो ये ऑक्सीकरण की जो घटना है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो मानव के शरीर में ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये ऑक्सीजन वायुमंडल से शरीर में आती है, उसके कोशिकाओं तक पहुंचती है। तो उसके लिए एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी श्वसन क्या है? श्वसन वे जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें सभी जीवित कोशिकाओं में उपस्थित जो भोजन है उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ऊर्जा को संचित कर लिया जाता है एटीपी के रूप में, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है शरीर से बाहर त्याग दी जाती है। तो ये प्रोसेस कहलाता है श्वसन। और ऑक्सीजन और CO2 के जो आदान प्रदान की क्रिया है, या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचने की क्रिया और कोशिकाओं से CO2 बाहर निकालने की जो क्रिया है, मानव के शरीर में एक सिस्टम कार्य करता है जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। तो श्वसन जो है हम देख लेते हैं, दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। एक तरह से ये स्टेप है, हम प्रकार नहीं कह के इसको स्टेप कह सकते हैं। एक्सटर्नल या बाह्य श्वसन हम किसे कहते हैं? जब पर्यावरण से, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन अंदर ग्रहण की जाती है और CO2 को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो ये कहलाता है बाह्य श्वसन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा होता है इंटरनल। इंटरनल क्या है? कोशिकाओं द्वारा, यानी ये जो ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली गई है ये कहाँ तक पहुँचती है? कोशिकाओं में। अब कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाए और वहाँ पर बनने वाली CO2, ठीक है, वो बाहर निकाली जाए, और ATP के प्रोडक्शन की से संबंधित जितनी भी क्रिया है उसे आंतरिक श्वसन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये जो है ये दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो एरोबिक कहते हैं, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो उसे एनारोबिक कहते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र। तो ये श्वसन तंत्र जो होता है ये है श्वसन मार्ग और श्वसन अंग यानी कि लंग्स, ठीक है, इनसे मिलके बना होता है। जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उस ऑक्सीजन को शरीर के अंदर लाने का जो मार्ग है, ठीक है, और वो ऑक्सीजन कहाँ तक? श्वसन अंग तक पहुँचाने की क्रिया है, ये सभी शामिल होती है श्वसन मार्ग में। यानी श्वसन मार्ग क्या है? रेस्पिरेटरी पैसेज क्या है? ये ऐसा मार्ग है जो वायु को वातावरण से लंग्स तक श्वसनकारी जो सतह होती है वहाँ तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब ये श्वसन सतह क्या होती है? ऐसी सतह जहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, यानी गैसों का विनिमय होता है जिस सरफेस से, उस सरफेस को कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। क्लियर है? यानी ऐसा मार्ग जो वायु को वातावरण से कहाँ लाएगा? रेस्पिरेटरी सरफेस तक पहुँचाने का कार्य करता है रेस्पिरेटरी पैसेज या श्वसन मार्ग। और ये आपको पता होगा कि हम वायु कहाँ से ग्रहण करते हैं? हमारी नाक से, और नाक में सबसे आगे क्या पाया जाता है? छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नासा छिद्र, ठीक है। यानी कि बाह्य नासा छिद्र से हमारा श्वसन मार्ग प्रारंभ होता है और वायु फिर कहाँ जाती है? नासापथ में जाती है। नासापथ से अंदर की ओर नासा छिद्र और पाए जाते हैं जिसे आंतरिक नासा छिद्र कहते हैं। आंतरिक नासा छिद्र से
वायु जो होती है नेज़ोफेरिंक्स यानी कि नासा ग्रसनी तक पहुंचती है और नासा ग्रसनी से लैरिंक्स से होती हुई श्वास नाली या ट्रैकिया तक चली जाती है। ट्रैकिया से श्वसनी या ब्रोंकस तक जाती है और ये ब्रोंकस जो है आगे डिवाइड हो जाती है लंग्स में जा कर के। आगे डिटेल में आपको बताएंगे, पहले हम सिंपली इसका पैसेज पढ़ लेते हैं कि किस प्रकार से पाया जाता है। तो ब्रोंकस जो होती है आगे डिवाइड हो जाती है, जिसे प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, फिर आगे सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, ऐसे आगे से आगे डिवाइड होती हुई लास्ट में ये ब्रोंक्यूल्स में जो है समाप्त होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एल्वियोलाई कुपिका कहते हैं। तो इन सब में जो है ये इस तरह से नासा जो श्वसन मार्ग है इस तरह से बना होता है। ये जो हम रेड इस बॉक्स में हमने लिखा है ये चीज़ें, ये सारी किस में पाई जाती हैं? लंग्स के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए इसको इस बॉक्स में बंद कर दिया है और बाकी जितनी भी है वो लंग्स से बाहर की है। तो ये श्वसन मार्ग इस प्रकार से पाया जाता है। मानव का जो श्वसन तंत्र है वो बाह्य नासा छिद्रों से प्रारंभ होता है और नासा पथ और नासा गुहा में खुलता है। क्लियर है? नासा द्वारों द्वारा यानी नासा छिद्रों में जो उपस्थित रोम है, क्योंकि आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि वायु जो है वो नाक से ली जाती है और मुंह से भी ली जाती है, लेकिन ज़्यादा सही किससे लेना होता है? नाक से लेना होता है, नासिका से लेना होता है। तो ऐसा क्यों? वायु तो हम मुंह से भी ले सकते हैं, तो सुरक्षित किस में है? वो नोज से लेने में है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नासा है हमारी, तो उसमें क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं और साथ में श्लेष्म झिल्ली भी होती है, जो क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करने का, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं वायु को छानने का कार्य करते हैं। ठीक है, क्योंकि गर्म वायु प्रवेश करती है हमारी नासा में और उसके साथ धूल मिट्टी के कण भी जो है हमारे नासिका में आ जाते हैं वायु के साथ। तो ये जो रोम है और जो श्लेष्म झिल्ली है ये क्या करते हैं? वायु को छानने का कार्य करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। दूसरा, जो वायु में उपस्थित सूक्ष्म कण हैं वो श्लेष्मा के द्वारा रोक लिए जाते हैं, श्लेष्मा से चिपक जाते हैं, जिससे वो कण जो है वायु के साथ अंदर शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ भी बन सकता है कि जो नासा पथ है, जो नेजल पाथ है, वो किसका बना होता है? ठीक है, तो ये याद रखना आप, ये अस्थियाँ पाई जाती हैं नेजल, प्री मैक्सिला, मैक्सिला और इथिमॉइड। ठीक है, इससे मिलकर ये सब मिलकर के नासा मार्ग का निर्माण करते हैं। क्लियर है? यहाँ से छोटा क्वेश्चन बनने के चांस हैं। उसके बाद नासा जो गुहा होती है आंतरिक नासा छिद्र द्वारा कहाँ खुलती है? नेज़ोफेरिंक्स में या नासा ग्रसनी में खुलती है। और नासा ग्रसनी जो है ये आगे इससे वायु जो है कंठ ग्रसनी में जाती है और कंठ ग्रसनी आगे जो है ट्रैकिया से कंठ नामक संरचना, लैरिंक्स नामक संरचना से जुड़ा होता है। कंठ क्या है? लैरिंक्स क्या है? एक ट्रायंगुलर शेप, त्रिभुजाकार एक कक्ष के समान संरचना है, जो कि उपास्थियों से मिलके बना होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है, जिनके नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अच्छे से याद रखना कि जो लैरिंक्स है हमारे किन किन उपास्थियों से मिलके बना होता है। वो होती हैं थायरॉइड, क्रिकॉइड, एरिटिनॉइड और एपिग्लॉटिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती हैं, तो इसको अच्छे से बिल्कुल याद रखना। कंठ में वोकल कॉर्ड्स भी पाए जाते हैं, जिससे कि साउंड जो है प्रोड्यूस होती है और कंठ के छिद्र को जो है ग्लॉटिस कहा जाता है, जो कि ट्रैकिया में या श्वास नली में खुलता है। ट्रैकिया जो होती है लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि कंठ से लेकर यानी लैरिंक्स से वक्ष गुहा तक फैली रहती है और आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है ब्रोंकस में, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है। और जो ट्रैकिया है और जो ब्रोंकस है इसकी वॉल पर सी आकार के, सी शेप्ड के उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, उपास्थल छल्ले पाए जाते हैं जो कि क्या कार्य करते हैं? इन दोनों को यानी श्वासनाल यानी ट्रैकिया और ब्रोंकस को पिचकने से रोकते हैं। तो इनका फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो ट्रैकिया है उसकी जो आंतरिक सतह है उसमें श्लेष्मा कोशिकाएं पाई जाती हैं, साथ में सीलिएटेड सेल यानी पक्षमाभी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं और इनका कार्य भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या करती हैं? जो वायु के साथ सूक्ष्म कण हैं या जो जीवाणु आ गए हैं उनको आगे जाने से रोकती हैं। तो इनका फंक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से इसको याद रखना। तो ये नासा पथ जो है ये यहीं पर, नासा मार्ग जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगला हम देखते हैं श्वसन अंग या लंग्स।
रेस्पिरेटरी सिस्टम के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लंग्स। ये जो है वक्ष गुहा यानी थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, हृदय के पास पाया जाता है, दोनों फेफड़े पाए जाते हैं, हृदय जो है बीच में यहाँ पर स्थित होता है। और फेफड़ों में जो है 2 आवरण पाए जाते हैं जिन्हें कहा जाता है प्लूरा या फुफ्फुस आवरण, प्लूरा। ठीक है, याद रखना 2 आवरण होते हैं जिन्हें प्लूरा कहा जाता है। इन दोनों प्लूरा के मध्य जो है तरल यानी फ्लूइड भरा रहता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। इनके मध्य जो है कोई भी एयर नहीं पाई जाती है। ठीक है, फ्लूइड पाया जाता है और ये फ्लूइड का फंक्शन होता है इसको फेफड़ों को पिचकने से रोकते हैं और साथ में ये लुब्रिकेंट की तरह भी कार्य करते हैं और फ्रिक्शन को कम करते हैं। क्लियर है, इनके फंक्शन भी याद रखना। यदि कोई दुर्घटनावश अगर इनके कोटर में वायु प्रवेश हो जाए तो फेफड़े पिचक सकते हैं। ठीक है, ये जो लंग्स होते हैं ये एक रिब केज में बंद रहते हैं और उसमें सुरक्षित रहते हैं। नीचे की ओर ये तनुपट पाया जाता है, गुम्फाकार तनुपट होता है जो कि वक्ष गुहा को उदर गुहा से पृथक करने का कार्य करता है। फेफड़े जो होते हैं वो 2 हैं इसमें, एक है राइट लंग्स और दूसरा है लेफ्ट लंग्स। ठीक है, लेफ्ट जो होता है वो द्विपालित होता है, बाइलोब्ड होता है, जबकि जो दायां फेफड़ा होता है वो 3 लोब, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, ये 3 लोब हैं इसमें। ठीक है, त्रिपालित होता है। अभी हमने पढ़ा था कि जो श्वास नाल होती है ये आगे जाकर के डिवाइड हो जाती है। ठीक है, प्रत्येक फेफड़े में एक जो ब्रोंकस है वो प्रवेश करती है, फेफड़े के अंदर जाकर के लगातार जो है उप विभाजित होती रहती है। जैसे एक पेड़ की शाखाएं विभाजित होती हैं उस प्रकार से ये जो ब्रोंकस है ये भी विभाजित होती रहती है। तो सबसे पहले ये प्राइमरी ब्रोंकस खुद कहलाती है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर आगे जाके और डिवाइड है टर्सरी ब्रोंकस। इस तरह से आगे ये ब्रोंकस जो है वो डिवाइड होती रहेगी। ठीक है, श्वसन लास्ट में जो है ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में समाप्त होती है, श्वसन श्वसनिका में समाप्त होती है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार से, जैसे ये सबसे पहले श्वासनाल, ठीक है, और जो ये आगे डिवाइड हुई लेफ्ट और राइट में, प्राथमिक श्वसनी यानी प्राइमरी ब्रोंकस, फिर आगे जाकर के डिवाइड हो गई सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर ये सेकेंडरी आगे फिर डिवाइड होगी टर्सरी ब्रोंकस में। इस तरह से ये आगे फिर डिवाइड हुई टर्मिनल ब्रोंकस और लास्ट में ये श्वसनी श्वसनिका यानी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स जो है आगे और डिवाइड होती हैं जिन्हें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्लियर है? ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं ये है वायु कुपिका वाहिनी जो होती हैं उसमें डिवाइड होती हैं और एक कक्ष के नुमा संरचना होती है जिसे कहते हैं एट्रियम। ठीक है, एट्रियम या वायु कुपिका कोश उसमें खुलती हैं। प्रत्येक जो एट्रियम होता है या वायु कुपिका कोश होता है ये कई छोटी छोटी वायु कुपिकाओं का समूह होता है और दोनों फेफड़ों को मिलाकर के बात की जाए तो लगभग जो है 60 करोड़ वायु कुपिकाएँ पाई जाती हैं। आपको एक बात बता दें, ये जो श्वसन श्वसनिका है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है और जो वायु कुपिका वाहिनी ये वाली है वायु कुपिका वाहिनी। ये वायु कुपिका वाहिनी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और एट्रियम और कुपिकाएं, ठीक है, वाहिनी ये सारी मिलकर के एक श्वसन इकाई का निर्माण करती है। तो श्वसन इकाई किससे मिलके बनी होती है ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो याद रखना श्वसन श्वसनिका और वायु कुपिका वाहिनी और एट्रियम और एल्व्यूलाई या कुपिका इन सबको मिलाकर के एक श्वसन इकाई बनती है। ठीक है, और मेन जो कुपिकाएं हैं ये क्या है, गैसीय विनिमय की प्रमुख सतह होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन की जो क्रियात्मक इकाई है वो कौन होती है, कुपिका या एल्व्यूलाई होती है। वायु कुपिका या एल्व्यूलाई क्या है, ये अत्यंत सूक्ष्म प्याले के समान संरचना होती है जिसका व्यास जो होता है लगभग 0.2 मिलीमीटर होता है और इसके ऊपर जो है केशिकाओं का जाल फैला रहता है और गैसीय विनिमय हेतु जो कुपिकाएं होती हैं इनकी जो श्वसन झिल्ली है वो लगभग 0.2 माइक्रोमीटर की होती है। यानी इसको मिलाकर के अभी आपको बताएंगे इसका निर्माण किससे होता है। जो कुपिका होती है उसकी उपकला जो आंतरिक उपकला है
ठीक है, यानी जो गैसीय विनिमय की सतह हैं, कुपिकाओं की जो सतह है वो शल्की उपकला की बनी होती है। उसके बाद आधारीय उपकला पाई जाती है, और ये जो रेड कलर के आप देख रहे हैं ये ब्लड कैपिलरी है, रक्त केशिका है। रक्त केशिका की एंडोथीलियम और आधारीय उपकला और शल्की उपकला, ये तीनों जो है ये श्वसनी सतह कहलाती हैं, और इनका जो साइज़ होता है 0.2 माइक्रोमीटर, इतना पतला जो है ये पाया जाता है। तो याद रखना, कुपिकाओं की भित्ति किसकी होती है? शल्की उपकला होती है, जिसके बाद आधारीय उपकला पाई जाती है, और इसको चारों तरफ से घेरे हुए रक्त केशिका है। रक्त केशिकाओं की भित्ति एंडोथीलियम, ठीक है, अंत्य उपकला। तो इन सब से मिलकर जो है ये कुपिका बनी है। इस तरह से मानव श्वसन तंत्र जो है उसकी संरचना कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे श्वसन की जो क्रियाविधि है वो हम किस तरह से उसमें पाई जाती है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, तो उसको डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।